Hello everyone, this is चित्रा लखेड़ा and welcome to टेट ज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी, ठीक है ना? क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है, अगले ही महीने है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, ग्लोब यानी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ कि आज इस चैप्टर में हम क्या क्या करेंगे। पहले तो हम ग्लोब की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ग्लोब का क्या रोल है, ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है ग्लोब, और देशांतर और अक्षांश ये क्यों डिपेंड करते हैं ग्लोब पर, यानी इन दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है। ये इन दोनों के बिना हम लोग ग्लोब को क्यों नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब, आप सब ने ग्लोब कभी ना कभी देखा ही हुआ है बचपन में, जब स्कूल टाइम पर या फिर कॉलेज टाइम पर। सबको पता है कि ग्लोब कैसा होता है, गोल सर्कल वाला। ठीक है, तो हम लोग जो ग्लोब को ही क्यों प्रेफर करते हैं पृथ्वी के लिए, अगर हम पृथ्वी के बारे में बताना चाहेंगे तो ग्लोब क्यों प्रेफर किया जाता है। तो ग्लोब इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि एज इट इज़ ये पृथ्वी का मॉडल होता है। अब अगर हमें स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है तो हम अर्थ को तो ला नहीं सकते, ठीक है ना? तो हम लोगों ने उसका क्या निकाला अल्टीमेट सॉल्यूशन, हम लोगों ने ग्लोब बनाया और उसको एज इट इज़ जो रिलेट करता है हमारी अर्थ से। तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेती हूँ। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है, एकदम रियल है, मतलब छोटी फॉर्म है, मिनिएचर फॉर्म है, लेकिन क्या है, एकदम ट्रू मॉडल है हमारी अर्थ का। ठीक है, ग्लोब्स मे बी वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब्स क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कई बार बड़े ग्लोब होते हैं, बड़े बड़े ग्लोब भी होते हैं, और कई बहुत छोटे ग्लोब भी होते हैं जिसको आप इजीली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोब कई प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, इसलिए हम लोगों ने क्या बनाए, छोटे ग्लोब जो इजीली हमारी पॉकेट में कैरी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कुछ ग्लोब होते हैं छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब, इन्फ्लेट, जिसको फुलाया जा सकता है, जिनमें हवा भी भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब, ये लाइन पे अंडरलाइन कर लेना, स्थिर नहीं होते हैं। मतलब जिस तरह से हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो हम ग्लोब को भी क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो रोटेट होते रहते हैं, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया, जो कुम्हार का पॉटर्स व्हील होती है, जैसे चाक घुमाते हैं वैसे ही, और या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर, इसको ऐसे कर लो, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है, क्योंकि हमारी अर्थ भी एकदम गोल है। ठीक है, उसमें हमारी अर्थ में क्या क्या है, महाद्वीप है, महासागर है। तो ग्लोब पर भी एज इट इज़ हम लोगों ने क्या किया, महाद्वीप और महासागर एकदम गोल सर्कल है, और उसमें हम इजीली बता सकते हैं बच्चों को कि ये हमारे महाद्वीप है और ये हमारे महासागर हैं। तो नेक्स्ट आ गए हैं हम पृथ्वी के समान। अब अगर हमें ग्लोब में पता करना है कि पृथ्वी में और भी चीज़ें क्या क्या हैं, महासागर हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कैसे हम पता करेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर उनकी लोकेशन है, या वहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, या वहाँ दिन है कि रात है, तो वो सब हम कैसे पता करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी कि अगर मैं कहूँ कि यूएसए बता दो आप लोग एग्जैक्ट ग्लोब पर, या कि हमारा इंडिया कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें क्या होते हैं, कुछ जैसे कहते हैं संदर्भ रेखाएं, कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। ये आंसर है हमारे ग्लोब का, कि ग्लोब का क्यों यूज़ है और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उसमें हमने लाइनें खींची हुई हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं, ये जो बिंदु और रेखाएं, इनका आपको आगे पता चलेगा कि संदर्भ रेखाएं क्या हैं। ये संदर्भ में आवश्यकता होती है, संदर्भों की आवश्यकता होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन, मेन होता है लोकेशन का पता लगाना। ठीक है, ऑफ अ पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमें पता लगाना है कि लोकेशन कहाँ है, ऑन अ स्फेयर, स्फेयर मतलब गोल, जैसे कि
कुछ इस तरह से। स्फेयर एकदम सर्कल नहीं होता है, स्फेयर मतलब हल्का सा ऊपर से क्या होता है, ये फ्लैट होता है और बीच में से क्या होता है, ये देखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ऊपर क्या है, हल्का सा क्या है, ये दबा हुआ पीस है इस तरह से, और बीच में से उभरा हुआ। जैसे बैलून फुलाएंगे, उसको हल्का सा पिचका देंगे ना तो कैसी शेप हो जाएगी, ऐसी हमारी अर्थ की भी शेप है, और उसी तरह का ग्लोब होता है। ठीक है, स्फेयर लाइक अर्थ। कभी भी सर्कल आ जाएगा ना कि पृथ्वी, अगर क्या पृथ्वी का जो क्या कहते हैं, पृथ्वी का आकार क्या गोल है, तो नहीं, पृथ्वी का आकार क्या, अंडाकार। ठीक है, ओवल शेप या स्फेरिकल शेप, उस पर लगाना है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में, देखो अब अगर हम ये बोलें, ये देखिए कुछ इस तरह से होता है ग्लोब, अगर आप लोगों ने देखा है अपने स्कूल टाइम पर। ठीक है, तो ये जो छोटी सी सुई है, इसको क्या बोला जाता है, ये क्या होती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। देखो ग्लोब पर एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जो कि ये है, और इसे क्या बोला जाता है, एक्सिस। ठीक है, ग्लोब पर जिनसे होकर गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण, जिसे अक्ष बोला जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अक्ष। याद रखना, ग्लोब पर जो ये सुई है ऊपर से नीचे की तरफ, ये जो तिरछी, इसे क्या बोला जाता है, पूरी उसको नीडल को क्या बोला जाता है, उसे अक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एक्सिस। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, वे दो बिंदु मतलब ये और ये। ठीक है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव है, समझ गए। ये जो बिंदु यानी कि इस एक तरह से अर्थ है और इसके ऊपर का पॉइंट क्या है, नॉर्थ पोल, और नीचे का पॉइंट है हमारा साउथ पोल, यानी उत्तर ध्रुव, और नीचे है हमारा दक्षिणी ध्रुव। लेकिन याद रखें, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। ये लाइन का मतलब ये कि हमारी अर्थ जो होती है वो सन के जो सराउंडिंग्स है कैसे रिवॉल्व कर रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ। याद रखिए, पश्चिम से पूरब की तरफ। कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर क्या पूरब से पश्चिम की तरफ घूम रही है, तो बच्चे ज़्यादातर पूरब से पश्चिम लगाते हैं, और आंसर है पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है हमारी पृथ्वी। ठीक है, गलत मत करना बिल्कुल भी। पूरब से पश्चिम में लोग सोचते हैं कि सूरज हमारा पूरब में निकल रहा है तो पृथ्वी भी हमारी पूरब से ही चक्कर लगा रही होगी, नहीं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगा रही है। जस्ट लाइक ग्लोब, ग्लोब को भी एज इट इज़ पृथ्वी के ही प्रतिरूप बनाया गया है, तो ग्लोब को भी हम कैसे रोटेट करते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, ये एक काल्पनिक रेखा है। ये ग्लोब बनाए हुए, मैप्स बनाए हुए, जो लाइन है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब क्या है, हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं। और ये क्यों बनाई जाती हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो इमेजिनरी लाइंस है जो रियल में है नहीं, पृथ्वी पर कोई भी इमेजिनरी लाइन नहीं है, पर ये क्यों बनाई गई है, ये ग्लोब पर क्यों दर्शाई जाती है, तो वो इसलिए दर्शाई जाती है ताकि हम पृथ्वी के बारे में ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा हमें नॉलेज मिले। ठीक है, पृथ्वी का एकदम हम सटीक, जब वो क्या कहते हैं, सटीक इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट वगैरह ने, कि वहाँ पर लाइंस खींच दी हैं और ग्लोब एज इट इज़ उसका मॉडल तैयार कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जो लाइंस हैं वास्तव में जो पृथ्वी है झुकी तो हुई तो है, लेकिन क्या उस पर कोई भी नीडल नहीं जा रही है, कोई भी उसका एक्सेस नहीं है। ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, मतलब झुकी हुई अवस्था में एक छोटा सा नीडल घुसा हुआ है, और इसको बोला जाता है एक्सिस। और जहाँ पर ये पॉइंट ग्लोब को टच कर रही है, ऊपर और नीचे पॉइंट को क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और ये काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी हमारी अर्थ में कोई भी लाइन नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आ गए हम, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। देखो, एक अन्य काल्पनिक, अब जितनी भी रेखाओं की हम बात करेंगे वो सारी क्या होंगी, इमेजिनरी लाइंस, याद रखना। ठीक है, तो एक तो हमने देखा कि ग्लोब को क्या है, ऊपर छोटी सी झुकी हुई अवस्था थी,
और उसको हमने एक्सिस बोला, लेकिन रियल में अर्थ के ऊपर कोई भी एक्सिस नहीं है। एक और आ गई कल्पना, ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। देखो ये रही, इसे कहते हैं हम, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा पृथ्वी है। इसके ठीक बीचों बीच हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, इसे कहते हैं इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा। क्या बोला जाता है इसे? इस लाइन को बोला जाता है विषुवत रेखा। ये इसको हम 0 डिग्री से कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, बिल्कुल ये हमारी अर्थ में बिल्कुल सेंटर में खींची हुई है। तो ये जब हम किसी सर्कल को, अगर रोटी को हम लोग बिल्कुल बीच में से लाइन डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, ऊपर भी बराबर हो जाएगी और नीचे भी। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी को क्या करती है, एकदम बराबर हिस्से में डिवाइड कर देती है, विभाजित कर देती है, ठीक है। ऊपर एक पार्ट हो जाता है और नीचे, लेकिन दोनों पार्ट कैसे होते हैं, एक इक्वल होते हैं, ठीक है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इस रेखा को बोला जाता है विषुवत रेखा। और पूरा जब ये सर्कल बना देती है पीछे की तरफ से घूमते हुए, एक सर्कल बन जाएगा, देखो इसका ऐसे, तो क्या कहलाएगा ये, विषुवत वृत्त, ठीक है। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है इक्वेटर, और इसको 0 डिग्री से कंसीडर किया जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये देखो, अब पृथ्वी को इसने 2 भागों में बांट दिया है। तो ऊपर के पार्ट को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे के पार्ट को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि वो दक्षिण में है। क्योंकि हमने ये पता कर लिया था कि ये जो हमारा क्या है, ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है नीचे बिल्कुल इसके यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा हमारा साउथ पोल। तो नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या करती है, उत्तरी गोलार्ध, गोले को 2, उत्तरी गोला और दक्षिणी, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। याद रखिएगा, हमारे जो अर्थ में ऐसी कोई भी रेखा नहीं है, ये सिर्फ हम लोग अपने लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोगों ने काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं, पता लगाने के लिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, इसीलिए लाइनें खींची जाती हैं। और हम पृथ्वी को उठाकर नहीं ला सकते हैं, इसलिए हम लोग ग्लोब, उसी का प्रतिरूप एज इट इज़ ग्लोब का यूज़ करते हैं हम लोग, जो हर शेप में मिल जाते हैं। जैसी जैसी आपकी क्लास होगी, जैसी आपका जिस तरह से आपको पढ़ाना, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्लोब मिल जाते हैं, हर साइज़ और उसमें, ठीक है, हर छोटे मोटे साइज़ में। तो उसमें बताने के लिए पहली मैंने आपको बताई थी, टिल्टेड जो झुकी हुई है वो उसे कहते हैं अक्ष, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। फिर हम आ गए हैं, अब मैंने फिर बताया था एक और काल्पनिक रेखा है जो हमारी पूरी अर्थ को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है, इक्वल कर देना। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबरी। तो उसको क्या बोलते हैं, जो रेखा उसको काटती है उसे बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा, ठीक है। और दूसरा इसे, और जब ये पूरी रेखा पीछे से, आपको पता है, अगर एक फुटबॉल को, याद रखिए ग्लोब जो है 3D डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल शेप होती है ग्लोब, जो इस तरह से होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के वास्तविक रूप को दिखाने के लिए ग्लोब ही क्यों है, मैप भी तो हो सकते हैं। आप लोग पूछ सकते हैं कि हम मैप में भी तो देखते हैं, बट मैप में 2D होता है, याद रखिएगा, मैप फ्लैट होता है इस तरह का। इसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई L/B होता है ये, ठीक है। ये होती है हमारी लेंथ और ये होती है हमारी ब्रेथ। लेकिन ग्लोब, ये जो होता है सर्कल, ये इसमें क्या आ गया हमारा L/B/H, यानी क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और क्या है, मोटाई। एक आप फुटबॉल लेते हैं, उसमें अगर हम प्लेन बिना उसके हवा के कैसे लगती है वो 2D, ठीक है। लेकिन जब उसमें हवा भर दी जाएगी तो वो मोटा हो जाएगा। इसी तरह से हमारी अर्थ मोटी है, पूरी गोल है, अंदर से भी उसके बहुत कुछ। तो उसको दिखाने के लिए हम मैप का नहीं यूज़ करते, ग्लोब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्लोब भी क्या एकदम गोल है, ठीक है। उसी तरह से झुका के हमने उसकी पोजीशन बना दी है, और प्लस वो मोटा भी है, जैसे हमारी अर्थ मोटी है, ठीक है, वॉल्यूम यानी वो जगह घेर रही है। तो इसलिए 3D डायमेंशनल शेप कहते हैं उसे।
पृथ्वी के उत्तर में, ये हमने कर लिया था दक्षिणी, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीच की रेखा इसको क्या करती है, बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, कुछ इस तरह। ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, और ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध, याद रखिएगा। और ये होती है हमारी, आप सिंपल अगर इंग्लिश की टर्म्स सीधे यूज़ करिए, इक्वेटर। इक्वेटर को 0 डिग्री से कर दो, इक्वेटर मतलब इक्वल कर देना, ठीक है। तो इक्वेटर ने क्या कर दिया, आधा ऊपर आधा नीचे, बराबर पार्ट में पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, बराबर। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त, ये याद रखिएगा, ये काल्पनिक, काल्पनिक ही तो बना रही है ये, रियलिटी में कोई भी वृत्त नहीं बन रहा पृथ्वी पर, कोई भी लाइन नहीं है। ये क्या है, दिखाने के लिए बताया हुआ कि ऊपर कौन से देश रहते हैं, नीचे क्या है, पृथ्वी की पोजीशन या पृथ्वी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों, मैंने आपको बताया था लोकेशन की स्थिति को बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। अक्षांश, जिन्हें क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश क्या बोला जाता है, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब जितनी भी हमारी ये अर्थ में लाइंस हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये सब क्या कहलाती हैं, अक्षांश मतलब लेटे हुए, ठीक है, याद रखना। अक्षांश लेटी हुई लाइनें होती हैं, लेटी हुई रेखाएं, ठीक है, जो लेटी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल हैं जो, ठीक है, लेटी हुई लाइनें अक्षांश कहलाती हैं। और ये क्या करती है, ध्रुवों तक क्या होती है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी, ये यहीं से एक ही लाइन नहीं है, ये और लाइन है, ये भी अक्षांश रेखा है, ये एक और चली गई, ठीक है, ये भी अक्षांश रेखा है, ये भी चली गई है, ये भी अक्षांश रेखा है, ये भी अक्षांश रेखा है। तो ये जितनी भी लाइनें हैं जो भी ऐसे घूम रही हैं इस तरह से, याद रहे, गोल गोल पूरा वो बना रही है, एक सर्कल बना रही है। अक्षांश रेखा क्या बनाती है, पूरा एक वृत्त बनाती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्वेटर से ऊपर भी बना रही है और ये नीचे भी बना रही है, याद रखिएगा। ये सिर्फ ऊपर नहीं बनाती है, दोनों जगह ऐसे, ऊपर तो बनाया इसने 0 डिग्री, यहाँ भी बनाया इसने और यहाँ पर भी इसने वृत्त बनाया है, ठीक है, याद रखना। अक्षांश रेखाएं जो इस तरह से है, गोल गोल, ठीक है, अक्षांश कहलाते हैं। और इन्हें अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है इन्हें, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। जो हमारी ग्लोब पर झुकी हुई अवस्था होती है ना, हल्की सी सुई, वो भी 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। अब आगे पता चलेगा आपको। देखो, हमने कहा था कि जो अक्षांश होते हैं उनको डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त 0 अंश, मैंने आपको बताया था, जो इक्वेटर है वो क्या दिखाता है हमारा, कुछ ये देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या है 0 डिग्री, और क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर, इक्वल, ठीक है। या फिर इसे क्या बोलते हैं, आप समझ जाइएगा, विषुवत रेखा। एक और चीज बोलते हैं इसे भूमध्य रेखा, भू के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट रही है, भूमध्य रेखा भी इसे बोला जाता है। तो इसके 3 नाम देख लो आप, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, और एक इक्वेटर। तो इतने ज़्यादा नाम से बेहतर है इक्वेटर याद कर लो, जो इक्वल पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर रही है, और 0 डिग्री से इसको नापा जाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है। अब अगर हम ये क्या करेंगे, आपको पता है जो एक सर्कल होता है उसका क्या होता है, एरिया 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे काट दें और ऊपर ध्रुवों तक, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा नॉर्थ था और ये हमारा साउथ है, ठीक है। अगर हम ध्रुवों तक जा रहे हैं इक्वेटर से, तो कितने डिग्री का बन रहा है एंगल, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे, 90 डिग्री का। ये तो आपको पता है कि ये क्या हो गया हमारा, पहले हमारा इतना था, ये हमारा था 360, फिर इसका आधा किया 180, ठीक है, ये आप लोगों ने डी भी यूज़ करी होगी, ये 180 को काट दिया तो ये कितना बन गया 90 डिग्री, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ, यानी नीचे भी जाएंगे हम, नीचे भी यही एंगल बनेगा 90 डिग्री, याद रखिएगा।
यानी एक जो पूरा सर्कल है ये हमारी अर्थ है, अर्थ को हमने आधा तोड़ दिया 0 डिग्री में, तो जब हम ऊपर गए यहाँ तक तो ये क्या बन गया 90 डिग्री, और नीचे भी एज इट इज़ क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यानी कि 1/4 हिस्सा बन जाएगा वृत्त का। अतः इसका माप होगा 360 का 1/4, मैं बता ही चुकी क्या होगा 1/4 यानी 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, यानी उत्तरी अक्षांश का क्या है ये ध्रुव, तो क्या कहलाएंगे इसे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, दर्शाता है। और दक्षिणी अक्षांश किसको दर्शाता है दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये देखिए ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि अगर हम और भी जितनी भी लाइनें हैं ऐसे जितनी भी लाइनें ये सब क्या कहलाएंगी उत्तरी अक्षांश रेखाएं, उत्तर की तरफ है। ठीक है, और ये सारी क्या कहलाएंगी हमारी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं सारी। तो उन्होंने कह दिया इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की समानांतर एकदम बराबर उत्तरी अक्षांश कहा जाता है जिन्हें, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण को भी लिखा जाता है, बहुत ज़रूरी है। हमने इसीलिए हम अपनी अर्थ को बीच में से आधा करा है ताकि हम बता सकें कि हम लोग साउथ में रहते हैं कि नॉर्थ में रहते हैं। ठीक है, अर्थ को हमने बीच में से काटा और एक साउथ और नॉर्थ का हमारा पोर्शन मिल गया। ठीक है, एक बन मिला हमें उत्तरी अक्षांश और नीचे मिला हमें दक्षिणी अक्षांश। इस लाइन के इक्वेटर के सारे नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, और ऊपर का हिस्सा कहलाएगा हमारा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, फिर इसी से ही हमें पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं, हम उत्तरी अक्षांश में रहते हैं कि दक्षिणी अक्षांश में। और इसको किससे कंसिडर किया जाता है, या तो हम इंग्लिश में उत्तर को क्या लिखते हैं एन और इसको एस लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखते हैं ऊ तथा द, दक्षिण के लिए व्यक्त किया जाता है। चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाएंगे अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये देखिए अब कुछ इस तरह से, ये हमारा वो है क्या कहते हैं अर्थ, ये हमारी एक इक्वेटर है। अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं इस पर, तो क्या हो रहा है ये जो रेखाएं हैं, ये जो वृत्त बन रहे हैं दिख रहे हैं आपको, ये इस तरह के वृत्त बन रहे हैं इस पृथ्वी पर पीछे की तरफ, आगे की तरफ मैं दिखा रही हूँ। तो क्या हो रहा है धीरे धीरे ये छोटे होते जा रहे हैं वृत्त। ठीक है, एक पृथ्वी के बीच का हिस्सा सबसे बड़ी विषुवत रेखा, सबसे बड़ी जो क्या कहलाती है सबसे बड़ा वृत्त जो होता है वो विषुवत रेखा ही बनाती है अर्थ पर, क्योंकि एकदम बीच में है। सबसे बड़ा गोला कौन बनाएगा विषुवत रेखा। और धीरे धीरे जब हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, यानी हम ध्रुव यानी ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं जब हम, तो क्या होता है अक्षांश रेखाएं धीरे धीरे क्या होती जाती हैं छोटी होती जाती हैं, उनका आकार छोटा हो जाता है और छोटा और छोटा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, याद रखना। क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब भी हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं का आकार घटता है, बढ़ता है या समान रहता है। तो याद रखना अक्षांश रेखाओं का आकार घट जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आपको याद रखना है जो सबसे बीच में है, जिससे शुरुआती सारी अक्षांश रेखाओं की हुई है, ये भी मान सकते हैं वही सबसे बड़ी हमारी अक्षांश रेखा है, जिससे क्या होता है विषुवत रेखा, या फिर सिंपल इक्वेटर लिखा होगा ऑप्शन में, उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है हमारी इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट हम आ गए हैं, क्या आप जानते हैं अब जो हमारा जो नॉर्थ, मैंने आपको पीछे बताया भी था कि हम लोग उत्तर दिशा की पहचान पुराने ज़माने में किससे करते थे ध्रुव तारे से करते थे, जिसे पोल स्टार भी बोला जाता है या नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। तो मैंने आपको जब पीछे बताया था, मैंने कहा था कि एक मंडल होता है हमारा सप्तऋषि मंडल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह से ये हम अपने वो बनाता है सप्तऋषि मंडल। ये किसके अंदर पाया जाता है बिग बियर, याद होगा ऊर्सा मेजर का एक छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है,
उर्सा मेजर का क्या है ये कॉन्स्टलेशन, नक्षत्र मंडल था उर्सा मेजर, उसका एक छोटा सा पार्ट क्या था हमारा सप्तऋषि मंडल। अगर हम लोग यहाँ से, आप लोग उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये जो तारे हैं ये एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं हमारे नॉर्थ स्टार की, जिसे हम ध्रुव तारा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहीं पर भी खड़े, मैंने आपको सप्तऋषि के द्वारा हम लोग इसका पता लगा सकते हैं अपने ध्रुव तारे का या पोल स्टार का। और ये बिल्कुल सीधे, ये लाइन जो जा रही है सीधी, ये हमारा ध्रुव तारा जो सबसे ज़्यादा चमकता है। तो उसके अनुसार भी हम अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। यानी कि अगर इधर क्या है, अगर हमारा इधर है हमारा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा ये है, तो नीचे दक्षिण दिशा कैसी होगी नीचे, यानी ये साउथ होगी। और इसके अगर हम इधर देखें तो हमेशा याद रखिएगा जो भी सीधा हाथ होता है आपका जिस तरफ, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। ये याद रखनी है, ठीक है, दिशाएं। ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा बता रहा है, तो उसके हिसाब से हमने बता दिया कि उत्तर अगर ऊपर है तो नीचे क्या होगा, दक्षिण। दक्षिण नीचे है तो उत्तर के ठीक सीधे हाथ की तरफ क्या होता है हमारा, सीधे हाथ की तरफ हमारा होता है ईस्ट यानी पूर्व, और उल्टे हाथ की तरफ हमारा क्या होता है पश्चिम। याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था, ये जो होता है हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर यानी क्या था, विषुवत रेखा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, 0 डिग्री से बताया है। फिर इक्वेटर से अगर हम ऊपर चले और नीचे एकदम बराबर भागों में बांट दिया, देखो इससे, ये है उत्तरी अक्षांश, ये वाला हिस्सा क्या है हमारा उत्तरी अक्षांश, और ये हमारा हिस्सा है दक्षिणी अक्षांश, और ये हमारा है उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये हमारा दक्षिणी, तो ये है हमारे इक्वेटर जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं 0 डिग्री। और एक और लाइन हमने बना दी है, ठीक 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, ठीक है। फिर हमारी एक और आती है लाइन आर्कटिक सर्कल, ठीक है, इसको बोला जाता है हमारा उत्तर ध्रुव वृत्त। क्या बोला जाता है इसे, उत्तर ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री। फिर नीचे एज इट इज, और ये हमारा आपको पता ही था नॉर्थ यानी कि 90 डिग्री, ये याद रखिएगा, इसमें दे रखा आप लिख लेना। यहाँ पर क्या था हमारा 90 डिग्री पर थे हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर हम सीधा काटते हैं इसे तो, ठीक है। ऐसे ही हमने नीचे भी कर ली लाइन, ये हमारी क्या जा रही है, ऐसे सर्कल पीछे से घूमते हुए आ रहा है अक्षांश, और क्या बना रहा है हमारा 23.5 डिग्री साउथ, एस से कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हमने एन से किया, नीचे एस से, और कैप्रिकॉन, ठीक है, उसे कर्क बोलते हैं, कर्क रेखा, और नीचे वाली को कहते हैं हम मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। और ऊपर चले गए हम एंटार्क्टिक सर्कल, इंग्लिश में बोला जाता है, और वह दक्षिण ध्रुव वृत्त, जो दक्षिण में वृत्त बन रहा है ध्रुवों के ऊपर, उसे कहता है दक्षिण ध्रुव वृत्त, और ऊपर उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री जिसे इक्वेटर बोला जाता है, ठीक है, तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त 90 डिग्री, ये वाला उत्तर ध्रुव 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री, ये हमने कर लिया, ये रहा 90 डिग्री 90 डिग्री। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और भी हैं, और ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री। क्वेश्चन आता है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उन्हें क्या बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश में बोला जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा से इंडिया हम के अंदर से कर्क रेखा जा रही है, याद रखना, हम लोग उत्तर में रहते हैं और पूर्वी दिशा में, तो हम भारत से कौन सी लाइन होती हुई जा रही है हमारी, कर्क रेखा, ये वाली लाइन। कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडिया है हमारा, इंडिया के अंदर से 8 स्टेट से होते हुए गुजर के जा रही है कर्क रेखा। वो मैं आपको बताऊंगी आगे चैप्टर में कि कौन कौन से वो राज्य हैं, ठीक है, 8 राज्यों से निकलती है। तो याद रखना है कि कर्क रेखा ऊपर है और मकर रेखा नीचे है, मकर रेखा को मत कर देना ऊपर, मकर रेखा नीचे है और कर्क ऊपर है जो हमारे भारत से निकल रही है, और भारत उत्तरी और पूर्वी देश है, ठीक है। उसके बाद आ गए हमारे मकर रेखा नीचे एज सेम लाइन, फिर विषुवत वृत्त के
66.5 डिग्री में उत्तरी ध्रुव वृत्त, ये रहा हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त, उत्तरी ध्रुव वृत्त, समझ में आ गया। इसको बोला जाता है विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर, जिसको हम किससे बनाते हैं 0 डिग्री, यानी यहाँ से हमारे नंबर शुरू हो रहे हैं, यहाँ से 0 से ही शुरू होते हैं सारे नंबर। तो 0 से अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़े 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 तो 23.5 डिग्री पर रुककर हमने क्या बना दी, अपनी कर्क रेखा। 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है, नॉर्थ में कर्क रेखा। और नीचे गए धीरे 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 तो 23.5 डिग्री में कौन सी है, दक्षिण में मकर रेखा, जिसे इंग्लिश में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। ठीक है, फिर हम और नीचे गए 23.5 से 66.5 डिग्री साउथ में क्या बन जाता है हमारा, अंटार्कटिक सर्कल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव पर एक वृत्त बन जाता है। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त भी बोला जाता है इसे। इंग्लिश की टर्म्स, थोड़ा सा इंग्लिश की टर्म्स को पढ़ा करो। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल यानी अंटार्कटिक वृत्त, जिसे दक्षिणी ध्रुव पर एक वृत्त बन रहा है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, साउथ पोल इसे क्या बोलता है, ध्रुवी तो है, सारा यहाँ पर जमी हुई है, ग्लेशियर्स, बर्फ़ पूरी तरह से जमी हुई है ये वाले एरिया पर और ये वाले एरिया पर। ठीक है, तो इसलिए ऐसे होता है कि ध्रुवों पर जो सर्कल बन रहा है, यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त बन गया एक सर्कल, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और इनके क्या होती है 90 डिग्री से इन्हें मापा जाता है। बताया था कि अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है कि कितने डिग्री पर कौन सी जगह है या कौन सी रेखा कितने डिग्री पर बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री और हमारी क्या कहते हैं आर्कटिक उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री, और 90 डिग्री पर क्या है हमारा नॉर्थ पोल। नेक्स्ट, पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखो अब इसी में ही क्या है हमारा ताप कटिबंध है, इसी में ही मैं आपको बता रही हूँ सर्कल में कि ये जो हमने देखो टॉरिड जोन, आगे चलते हैं 1 मिनट, कर्क रेखा है मकर रेखा, जहाँ पर भी ये आता है थोड़ा सा याद करने के लिए क्या लिख देंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, याद रखना, और ये 23.5 डिग्री साउथ, इससे याद रहता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से, यानी कुछ इस तरह से ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या था कर्क और ये हमारा था मकर। ठीक है, के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, एक बार दोपहर में सिर के ऊपर ठीक होता है। क्यों होता है, देखिए जो अर्थ है वो बीच में से क्या है मोटी है, बीच में से ये हिस्सा क्या है इसका मोटा है, ये वाला हिस्सा सूरज के लगभग सामने रहता है हमेशा, पूरे साल सूरज के सामने रहता ही है ये हिस्सा। आप लोग ऐसे भी आजकल सर्दी है, जब आप लोग आग जलाते हैं तो क्या करते हैं, आग जलाएंगे आप तो आप आग के पास खड़े हैं, धीरे धीरे आप गर्मी आएगी, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि आप बिल्कुल आग के सामने हैं। तो यानी आग की जो लपटें हैं, जो गर्मी है पूरे आपके शरीर में जा रही है, बॉडी पे जा रही है, तो आप पूरा गर्मी महसूस करेंगे। धीरे धीरे आप उससे दूर जाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी, तपन कम हो जाएगी। तो सेम वही हाल है कि जो ये हिस्सा है ना, ये उभरा हुआ हिस्सा, ये वाला, ये बिल्कुल सन के बिल्कुल क्या है ज़्यादा पास पड़ता है, बिल्कुल सीधा, और यहाँ पर सन की थोड़ी तिरछी लाइनें आ जाती हैं। तो यानी बीच का हिस्सा जो मोटा हिस्सा है, सबसे ज़्यादा ये गर्मी झेलता है सन की पूरे साल भर में। और ये जो हिस्से हैं ये क्या हो गए थोड़े से पीछे की तरफ, अर्थ देखो पीछे की तरफ बैक कर गई है, पीछे की तरफ थोड़ी सी अलग हो गई है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अलग से ऊपर की तरफ चली गई है, पीछे की तरफ चली गई है। यहाँ ये आगे फेस कर रही है और यहाँ पर ये थोड़ी सी पिचक गई है, जिसे कहते हैं हल्की सी टर्न ले लिया इसने। तो यहाँ पर क्या होगी, तिरछी किरणें पड़ेंगी, ऐसे सीधी नहीं पड़ेंगी। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि अर्थ का जो बीच का हिस्सा सबसे बड़ा वृत्त था, वहाँ से लेकर कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का हिस्सा है उसे क्या बोला जाता है, टॉरिड जोन। ठीक है, क्या बोला जाता है उसे, टॉरिड जोन। देखो कर्क ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे उष्ण कटिबंध इंग्लिश में बोला जाता है, इसे टॉरिड जोन।
उष्ण मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। आता है कि कई बार कि उष्ण कटिबंध हम किसे कहते हैं, तो उष्ण कटिबंध किसे कहा जाता है, ऊष्मा प्राप्त हुई से उष्ण कटिबंध कहा जाता है। सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त कहाँ होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के हिस्से में। इक्वेटर के कर्क रेखा और इक्वेटर से नीचे मकर रेखा, दोनों के 23.5 डिग्री पर बनती है रेखाएं, ठीक है। तो ऊपर हम नॉर्थ से साउथ में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो हिस्सा है उसे क्या बताता है, उष्ण कटिबंध, और इंग्लिश में बोला जाता है उसे टॉरिड जोन। इतनी ज़्यादा पूरे साल में क्या होता है, सूरज क्या होता है, ठीक ऊपर होता है, उसका एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। अब पूरे साल ये हिस्सा सूरज के सामने रहेगा तो क्या होगा, गर्मी तो होगी, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट आ गए हम कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर, मैंने आपको बताया था नहीं पे ही सबसे पहले अंडरलाइन करना, नहीं होता है। कई बार क्वेश्चन आ गया ये कि जो कर्क तथा मकर रेखा के बाद अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर होता है, नहीं, क्योंकि सिर के ऊपर सिर्फ क्या होता है, जो सामने है सन के सामने, और सन के सामने कौन सी 3 लाइनें हैं, इक्वेटर, कर्क और मकर, ये याद रख लो। बार बार मैं कह रही हूँ कि 3 ही लाइनें हैं, ये तीनों लाइनों को याद कर लो कि एक हमारी क्या है, इक्वेटर, कर्क और ये मकर। ये जो है रेखा, ये 3, ये सन के सामने रहती हैं साल भर में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन धीरे धीरे ये जो आ गई ऊपर 66.5 डिग्री वाली, ये पीछे की तरफ चली गई है, थोड़ा सा उभार कम हो गया अर्थ का, आगे की तरफ जो था, ऊपर से फ्लैट है ना, थोड़ी सी अर्थ आपको बताया था, तो वो थोड़ा सा फ्लैटन हो गया है, तो इसलिए वो जो सन के पास था हिस्सा वो थोड़ा सा कम हो गया। तो क्या हो गया, तो नहीं होगा, तो ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। मैंने आपको बताया था कि सामने बिल्कुल सीधी पड़ेंगी और ध्रुवों पर कैसी हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। देखो, इसे बोला जाता है हमारा टॉरिड जोन, ठीक है। टॉरिड मतलब उष्ण कटिबंध। मैंने आपको बताया था ये जो हिस्सा है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या है, ये सूरज के बिल्कुल पास रहता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें इस वाले हिस्से में पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। यानी कि दोपहर में कभी ना कभी जो सूरज जो होता है यहाँ पर बिल्कुल सीधा चमकता है, सीधी जाती है रोशनी। लेकिन यहाँ से देख रहे हो आप, थोड़ी सी पीछे की तरफ हो गई है अर्थ, थोड़ी सी क्या हो गई है, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये तो बोल सकते हैं कि कर्क से कहाँ तक, उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, कर्क से उत्तरी ध्रुव वृत्त तक, और हमारा मकर राशि, मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक का क्या बोला जाता है इसे, साउथ टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन बोला जाता है इसे। यानी यहाँ पर सन की जो गर्मी है कम हो जाती है थोड़ी। कोई बता सकता है क्यों हो जाती है सन की गर्मी कम? क्योंकि एक तो सन की किरणें क्या पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं, और दूसरा ये जो है हमारा ये फ्रिगेट जोन, आप ऐसे भी याद करें, बहुत ईजी है कि ऊपर से ठंड आ रही है और नीचे से ये जो पूरा तपता हुआ एरिया है उष्ण कटिबंध, ये अपनी गर्मी दे रहा है। तो कैसा हो जाता है, टेम्परेट जोन, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, याद रखिएगा। क्योंकि हमारी इक्वेटर, ये वाला जो टॉरिड जोन है, ये क्या कर रहा है, ऊष्मा भेज रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और ऊपर की ठंड आ रही है, तो ठंड और गर्म मिलकर कैसा मॉडरेट टेम्परेचर बनाते हैं। तो मॉडरेट टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, ये वाले हिस्से में, ये जो आपको पिंक नज़र आ रहा है हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जिसे टेम्परेट जोन बोला जाता है। और टेम्परेट जोन को हिंदी में बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीत जमा उष्ण। देखो टेम्परेट जोन को क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण किससे बना है, शीत ठंड प्लस ऊष्मा उष्ण, यानी ऊष्मा प्लस ठंडक से मिलकर बना हुआ एरिया शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा।
क्वेश्चन आएगा कि शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पर है पृथ्वी पर, तो हम कहेंगे 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण में। वो वाला एरिया कौन सा है? वो वाला एरिया है हमारा शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। समझ गए? अब हम आ गए हैं नीचे सबसे ऊपर, ये वाला, ये आपको फ्रिजिड जोन दिख रहा होगा। फ्रिज से याद रख लेना, फ्रिज में बर्फ़ जमती है, यानी ये बर्फीला, बिल्कुल बर्फ़ है ये, यहाँ पर फ्रिज, एकदम फ्रीज हो जाओगे, उसी से ही शब्द बना है फ्रिजिड जोन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारे ग्लेशियर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हमारा क्या होता है? आर्कटिक, सुना होगा आर्कटिक महासागर, यहीं पर ये, लेकिन क्या हुआ, जमा हुआ है। और नीचे हमारा है अंटार्कटिका, ध्रुव है ये, ध्रुवों पर एकदम, ये देखो बर्फ़ से जमे हुए ये, तो यानी यहाँ जाएंगे तो हम फ्रीज हो जाएंगे। तो यहीं की ठंडक ऊपर जा रही है और यहाँ की ठंडक नीचे आ रही है, इसीलिए ये वाला बीच का जो हिस्सा बन गया वो क्या बन गया? शीतोष्ण, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। याद रखिए, सबसे पहले मैंने आपको अक्षांश बताई थी, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। उसके बाद हमने ताप कटिबंध करे। अक्षांश हमें क्या बताते हैं? टेम्परेचर बताते हैं। जहाँ पर भी आपको अक्षांश दिखेगा उसके ऊपर आप लोगों ने तापमान लिखना है, ठीक है, कि गर्म है कि ठंडा है। ये हमने किससे पता लगाया है कि ये साउथ में टेम्परेट जोन है, ये नॉर्थ में टेम्परेट जोन है, यहाँ पर भैया बर्फ़ जमती है, यहाँ तो बहुत गर्मी होती है। किस लाइन से, किस रेखा से बताया? अक्षांश रेखाओं से। यानी अक्षांश रेखाएं हमें क्या बताती हैं? अक्षांश रेखाएं हमें कहीं भी किसी भी एरिया का या क्या बताती हैं? तापमान बताती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये मैं आपको उसमें हिंदी में पढ़ लेती हूँ। ये मैंने करवा दिया था, ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहा जाता है जिसे टॉरिड जोन। कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। याद रखिएगा, नहीं होता है, सच बात है ये, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? मॉडरेट, ना ज़्यादा ना कम। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ये मैंने आपको बताई दिया कि ध्रुव की तरफ कैसी किरणें पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि वो सूर्य से थोड़ा दूरी पर स्थित है, वो वाला हिस्सा, ठीक है, पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूर्य से थोड़ा दूरी पर है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी गोलार्ध में, मतलब मैंने बताया था कर्क रेखा जहाँ पर भी आएगा क्या लिखेंगे? 23.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव वृत्त, यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ था? 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। कर्क रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ जिसे उत्तर ध्रुव वृत्त, तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, साउथ आ जाएगा वही 23.5 से 66.5 डिग्री साउथ के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए से शीत जमा ऊष्मा शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मध्यम रहता है मतलब मॉडरेट, एकदम न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म। नेक्स्ट, अब देशांतर हमने पढ़े थे अक्षांश लेटे हुए, याद रखिएगा अक्षांश रेखाएं लेटी हुई होती हैं। अब हमारे पास एक और काल्पनिक रेखा, हमने अभी सिर्फ काल्पनिक रेखाएं मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। अब ये हमारी है देशांतर रेखा। कैसी होती है देशांतर रेखाएं? देखिए अक्षांश लेटे हुए और देशांतर, ये धनुष बाण देखा है आपने, इस तरह से सेमी सर्कल, ये इस तरह के बनते हैं, हाफ, बिल्कुल बिल्कुल तिरछा ऐसे कर्व, याद रखिएगा। जैसे धनुष बाण होता है ना, उसका ये वाला हिस्सा कह सकते हैं जो जिस पर चलाते हैं। तो देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त, यानी अक्षांश हमें तापमान बताते हैं, लेकिन मेन जो दो देशों के देशांतर क्या होता है? स्थान के बारे में बताना, दूरी, और वहाँ पर क्या टाइम हुआ है, दिन कौन सा है, वो हमारे देशांतर बताते हैं। और अक्षांश हमें क्या बताते हैं? तापमान बताते हैं। अक्षांश रेखाओं से अभी हमने ताप कटिबंध पढ़ा था, अब हम देशांतर से क्या बताएंगे? दूरी बताएंगे। ये देश इतनी दूर है, यहाँ पर अभी सर्दी हो, यहाँ पर अभी दिन हो रहा है, यहाँ पर अभी रात हो रही है। ये सब हम किससे डिफाइन करेंगे? जब ये दोनों रेखाएं मिलेंगी, ठीक है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और भी लाइनें होती हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, देखो अगर आप, ये हमारी अर्थ है, प्रशांत महासागर
ठीक है, ये हमारी अर्थ है। प्रशांत महासागर ये तो रहा हमारा सर्कल में है। तो टोंगा द्वीप क्या है हमारा, अफ्रीका के, ये जो है हमारा अफ्रीका, यहाँ पे मेडागास्कर है, ठीक इधर है, ये हमारा क्या है टोंगा द्वीप। ये हमारा क्या है साउथ अफ्रीका, सिंपल अफ्रीका बोलते हैं जिसे, साउथ भी नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या है अफ्रीका, और ये हमारा मेडागास्कर है कि और कंट्री है इसकी, उसके यहाँ पर क्या है हमारा टोंगा आइसलैंड, ठीक है। टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित, और हिंद महासागर हमारा ये है इंडिया, सॉरी यहाँ पर हमारा टोंगा द्वीप नहीं है, टोंगा द्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में से मॉरिशस द्वीप स्थित है। उनकी सही स्थिति को जानने के लिए पता करना होगा कि ध्रुव को, कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं, पीछे चलते हैं। हमारा जो ये है हिंद महासागर, मतलब ये जो टोंगा द्वीप है हमारा कुछ इस तरफ है, ये हमारा अफ्रीका जा रहा है, कुछ यहाँ पर कह सकते हैं टोंगा द्वीप है ये टोंगा। एक मिनट ज़रा, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये क्या है हमारा, कुछ इस तरह से जा रही है अफ्रीका की, ये हमारा अफ्रीका जिससे तीनों लाइनें होकर गुजरती हैं, उसके यहाँ पर कह सकते हैं हम, ये गलत दे रखा है शायद, टोंगा द्वीप है और मॉरिशस, ये दोनों 20 डिग्री दक्षिण हैं, एक ही अक्षांश पर है। मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव जोड़ने वाली, मतलब ये दोनों क्या है, कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, यानी ये हमारा 23.5 था तो छोटा सा क्या होगा, ये वाले हिस्से में होंगी ये, ठीक है ना, ये इधर, तो ये क्या है हमारा 20 डिग्री और 20 डिग्री, यानी इन दो, ये दोनों क्या है 20 डिग्री दक्षिण में, टोंगा द्वीप क्या है 20 डिग्री उत्तर है, नॉर्थ है, याद रखना, और ये दक्षिण में है, ठीक है। सिर्फ मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, लेकिन एक उत्तरी अक्षांश में है और एक क्या हमारे दक्षिणी अक्षांश में है, ठीक है। एक क्या है हमारा ऊपर है यहाँ पर और एक हमारा नीचे है, तो कैसे पता चलेगा कि ऊपर है नीचे है, कहाँ पर इनकी लोकेशन है, तो उसके लिए क्या होता है, हमारी ऊपर से जो लाइनें जा रही हैं, ये देशांतर रेखाएं, उनका होना ज़रूरी है, ठीक है। टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव वृत्त को दक्षिण ध्रुव वृत्त से जोड़ने वाले, यानी ऊपर, एक ऊपर था और एक नीचे था, ठीक है, नॉर्थ में और एक साउथ में, लेकिन इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए एक लाइन भी खींचनी पड़ेगी कि ये लोग इतनी दूरी पर हैं। दूरी पता करने के लिए देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यानी दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम के उन स्थानों की दूरी कितनी है, यानी ये हमने अक्षांश रेखाओं का तो पता करा, ये तो पता चल गया कि उत्तर में और ये दक्षिण में एक जगह, लेकिन ये कितनी दूरी पर हैं, इन दोनों का बीच का जो रास्ता है, दूरी पता करने के लिए, डिस्टेंस को पता करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, देशांतरों की। मतलब दो देशों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, देशांतर। सिंपल सी भाषा में याद रख लो, यानी दूरी बताएगा, देशांतर क्या बताएगा, अंतर बताएगा, जगह का बीच में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामनोत्तर कहा जाता है तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जैसे वो क्या था, वो भी डिग्री में ही था, अंश में, और ये भी किस में है, अंशों में।
प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। मैंने आपको बताया था ये क्या है, कुछ इस तरह से एक लाइन जा रही है, इस तरह से अर्धवृत्त है ये, ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे, ठीक है। और ये हमारी क्या जा रही थी, अक्षांश रेखाएं ऐसे, साढ़े 23, साढ़े 66, और ये हमारा सर्कल था, ये 0 डिग्री था, ये 23.5, साढ़े 66, और ये हमारा सर्कल, ठीक है। तो ये जो ऊपर की लाइनें हैं यही हमें बता रही हैं कि ये जो हिस्सा है हमारा 20 डिग्री क्या है हमारा, यहाँ से और यहाँ, ये वाला हिस्सा ये बताएगा हमें कि ये जगह कहाँ पर है एग्जैक्ट। यानी 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, इनके बीच की किसने बताया हमें डिफरेंस, देशांतर रेखाओं ने। अंशों में प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है, आपको पहले बता चुकी हूँ, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये आधा सर्कल है, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। देखो अब बीच की दूरी, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारे ये बीच में बड़ा 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 ध्रुवों के पास जाके छोटा हो गया, ये ध्रुवों के पास जाके छोटा हो गया। बीच में दोनों देखो डिफरेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा डिफरेंस आया और ये कम हो गया। फिर ये ध्रुवों से आया और ये कम हो गया। यानी कि क्या बोल रखा है इन्होंने, उनके बीच की ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये ध्रुव था हमारा नॉर्थ और ये साउथ। तो यानी यहाँ पर जब ये आते हैं तो क्या होती है, इनके बीच की दूरी, ये हमारी दूरी है, ये क्या होती है, देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, बिल्कुल कम हो जाती है। एक जगह पर ये वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, क्योंकि इसको अगर हमने अक्षांशों में इसको 90 डिग्री बोला था, लेकिन अब क्या बोलेंगे इसे 0 डिग्री, जहाँ सभी देशांतरीय यामनोत्तर आपस में मिलती हैं। और एक यहाँ पर एक ग्रिड सा बन जाता है, ये वाले हिस्से में चिपक जाती हैं इस तरह से कुछ। ये बीच का ज़्यादा बढ़ गया, जैसे मैं चक्कर ले रही हूँ, ये ज़्यादा फिर पास में आ गई, बीच में जब गई तो तब दूरी पे आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जब ये ध्रुवों से जाती है ये दूसरे ध्रुव की तरह, तो बीच में तो ज़्यादा डिफरेंस है, वापस ध्रुव में आके कैसे हो गई, कम हो गया डिफरेंस, या मिल जाती है। ये 0 डिग्री से कंसिडर किया जाता है इस एरिया को। दोबारा से रीड कर रही हूँ, कुछ संदर्भ रेखाओं को इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामनोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये आपको पता चलेगा आगे। ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है ये, तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये देखो, ये धीरे धीरे ध्रुव की तरफ जा रहे हैं ना ये क्या, और ये दूरी कम हो जा रही है बीच में, और वहाँ जाकर क्या हो गए, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है यहाँ पर। यानी ध्रुव शून्य कब होती है, जब सब आपस में मिल जाते हैं तथा सभी देशांतरीय आपस में मिल जाती हैं रेखाएं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामनोत्तरों की लंबाई समान होती हैं। अब देखो, अक्षांश रेखाएं कैसी थी हमारी, बीच में सबसे बड़ी थी, फिर छोटी और फिर छोटी। बताया था सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, विषुवत वृत्त होती है, ठीक है। और उसके बाद जब धीरे धीरे वो ध्रुवों की तरफ जाती है, भूमध्य जब मतलब विषुवत वृत्त से धीरे धीरे जब ध्रुवों की तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ जाती है ध्रुवों पर, तो क्या होती है, छोटा होता जाता है उनका साइज़। लेकिन ये कह रहा है कि विपरीत यानी भिन्न देशांतरीय यामनोत्तरों की लंबाई समान रहती है। यानी ये जो है इनकी लंबाई, ये वाली, ये सब की बराबर रहती है लंबाई, सब बराबर है ये, ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, समान होती। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था।
फिर अगर हमने बोला कि जब इनकी बराबर रहती है तो हम इनको स्पेशल नंबर नहीं दे सकते थे 1 2 3 4, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला, ठीक है, ग्रीनविच उसका स्थित है, से गुजरने वाली, मतलब लगभग कह सकते हैं कि ये है, और बिल्कुल सेंटर से गुजरने वाली, इसको क्या बोल दिया गया, 0 डिग्री। क्या है यहाँ पर, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, ठीक है, और जिसको क्या बोला गया, ग्रीनविच, क्योंकि ये पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इसको 0 डिग्री बोला गया, और इस वाले हिस्से को ईस्ट और इस वाले हिस्से को क्या बोला गया, फिर वेस्ट। देखो अक्षांशों ने हमें उत्तर और दक्षिण दिशा बताई थी, याद है, और देशांतर क्या बता रहे हैं हमें, ईस्ट यानी पूर्व और पश्चिम दिशा का मान ज्ञान बता रहे हैं, ठीक है, गणना करनी। पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, इस यामनोत्तर को प्रमुख यामनोत्तर कहते हैं। आता है कि प्रमुख यामनोत्तर जो है उसको कितने डिग्री में मापा जाता है, 0 डिग्री। और जो हमारी अक्षांश थी, जो विषुवत वृत्त थी, किसको, विषुवत वृत्त को किसमें, 0 डिग्री, जो बिल्कुल इक्वेटर था वो 0 डिग्री था, और यहाँ पे ग्रीनविच भी क्या है, 0 डिग्री है। वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा कि ये क्या डिफरेंस है। ये वाले हिस्से को हमने कह दिया ईस्ट, पूर्व, और इसको बोल दिया हमने वेस्ट। तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, यानी अगर हम एक ही लाइन है, याद रखना देशांतर एक लाइन है, अगर इधर से चलेंगे तो वेस्ट 180 डिग्री घूमेंगे, और इधर से चलेंगे तो 180 डिग्री पूर्व में चलेंगे, ठीक है। पश्चिम तक गणना करते हैं, पूर्व और 100, ये वाला, ठीक है, सिंपल सा लगा लो एक सर्कल, उसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और 180 डिग्री, लेकिन लाइन एक ही होती है जो उसको अलग करती है, ठीक है। तो 360 डिग्री का था ये, 360 का आधा कितना हो गया, 180, तो 180 डिग्री पूर्व में चला गया हिस्सा और 180 डिग्री पश्चिम में चला गया। प्रमुख यामनोत्तर तथा 180 डिग्री यामनोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। समझ गए, प्रमुख यामनोत्तर तथा 180 डिग्री यामनोत्तर, दोनों लाइनें जो थी हमारी, ये हमारी प्रमुख यामनोत्तर है, ठीक है, 0 डिग्री। इस वाले हिस्से को, ये क्या है हमारा, 180 डिग्री तक एंगल था, ये हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया, ये हमारा पश्चिमी हिस्सा, वेस्ट बता चुकी हूँ, और ये हमारा हो गया ईस्ट, और ये भी कितना हमारा 180 डिग्री वाला। पीछे जाएंगे जब, 2 समान भागों में, एकदम बराबर भागों में बांट लिए, क्योंकि सारी रेखाएं क्या होती हैं, एकदम बराबर होती हैं, अक्षांशों की तरह नहीं होती, भिन्न भिन्न। पूर्वी गोलार्ध, अब इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है, पूर्वी गोलार्ध, जो सीधी तरफ होगा, और इसको बोला जाता है हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्व की तरफ गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त किया जाता है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व, यानी पूर्व को क्या बोलते हैं, ईस्ट, और पश्चिम के लिए प यानी वेस्ट, W का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये याद रखना, ये एक ही रेखा है, इसी से तो शुरू हो रहा है। अगर हम यहाँ से घूमेंगे, आएंगे उधर पीछे लाइन में, तो 180 डिग्री और एक ही लाइन है ये, समझ गए। इसका मतलब ये है कि यह जानना रोचक है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, अगर हम इधर से भी जाते हैं, पूर्व से या पश्चिम से, है ये एक ही लाइन है ये, ठीक है, एक ही लाइन में जुड़ रही है दोनों, क्योंकि सर्कल को आधा काटेंगे तो एक ही लाइन से तो कट रहा है सर्कल। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एक ही लाइन है, ठीक है, पूर्व और पश्चिम को डिफाइन कर रही है, बस एरिया उसने अलग अलग कर दिया कि ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम है। पूर्व की तरफ पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन जब आप ग्लोब देखोगे ना, तो उसमें कोई भी लाइन आपको दिखेगी नहीं। जब आप ग्लोब को पूरा करोगे तो क्या आएगा, अगर आधी लाइन डालोगे 180 डिग्री इधर आ जाएगा, 180 डिग्री इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा, ये देखिए जैसे इस तरह से कुछ, ये हमारी क्या है, ये हमारी देशांतर रेखा है, ये इस तरह से, ये सीधी सीधी है।
अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामनोत्तरों के द्वारा ग्रिड को देखो। अब आपको पता है कि ये हमारा पृथ्वी थी, ये हमारी अक्षांश रेखाएं थी, ठीक है, इस तरह से, और ये हमारी देशांतर रेखाएं थी ऐसे कुछ इस तरह से। तो ये जो जहाँ पर मिलती हैं उसे क्या बुलाता है? ग्रिड। ये जो एरिया है ये मिल रही है ना, ये अलग अलग ये डॉट, ठीक है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी रेखाओं एवं देशांतरी यामनोत्तरों के द्वारा बनी गई ग्रिड को देखो। कहाँ पर है ग्रिड? ये क्या है? हमारी सीधी रेखाएं, ये हमारी हैं देशांतर, और ये हमारी क्या है? ये हमारी हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये हमारी देशांतर रेखाएं ऊपर से नीचे, और अक्षांश ऐसे जा रही हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश, ठीक है, एवं 90 डिग्री पूर्व। अब हम अगर पता करेंगे, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये है, मैंने आपको बताया था कि हमारा देश कर्क रेखा पर है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये वाला जो हिस्सा है ये था 23.5 डिग्री, और ये क्या बता रहा है हमें? कुछ इस तरह से। ये क्या बता रहा है हमें? 20 डिग्री। यानी भारत का ये वाला हिस्सा अरुणाचल के नीचे क्या है हमारा? असम, जहाँ से ये और ये लाइन जा रही है 20 डिग्री नॉर्थ, 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री, और ये ऊपर से क्या जा रही है? 90 डिग्री, पूरी लाइन ये क्या है हमारी? 90 डिग्री, ये जीरो से ये जा रही है 90 डिग्री। तो यानी ये ऐसे है और ये ऐसे, और यहाँ पर हमारा असम है जो 26 डिग्री है, 23.5 से ये वाला हिस्सा असम। तो जहाँ पर अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, मिल रही हैं, वहाँ पर पता लगाया कि वो वाला जो वो एक जगह है और उस जगह का नाम ये है। इस तरह से पता करते हैं। असम के बारे में बताया गया कि असम में एक जगह है धुबरी जो 26 डिग्री उत्तर यानी अक्षांश, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा कौन बताते हैं? अक्षांश बताते हैं। यानी धुबरी यह 26 डिग्री उत्तर में है, यानी कर्क रेखा के थोड़े से ऊपर, एवं 90 डिग्री पूर्व। हमारा देश पता ही है आपको कि उत्तर और पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। और 90 डिग्री पूर्व जो ऊपर से देशांतर जा रहा है वो 90 डिग्री का है। तो वो जहाँ पर मिल रहा है वो वहाँ पर कौन सी जगह हमारी? धुबरी, जो असम में है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही विशेषता है। क्वेश्चन आएगा कि हमें किसी स्थान के बारे में, अगर कहीं स्थान के बारे में पता करना है कि वो कहाँ पर है सिचुएटेड, तो क्या क्वेश्चन आंसर कैसे दोगे आप? कि क्या सिर्फ हमें अक्षांश की ज़रूरत होती है रेखाओं की? क्या सिर्फ हमें देशांतर रेखाओं की ज़रूरत होती है? या फिर हमें दोनों रेखाओं के द्वारा हम किसी स्थान का पता लगा सकते हैं? तो हमें दोनों रेखाओं की ज़रूरत है, याद रखना, दोनों रेखाओं की। अक्षांश से हमने ये पता करा कि वो किस उत्तर में है कि दक्षिण में है, और देशांतर से हमने ये पता करा कि वो पूर्व में है कि पश्चिम में है और कितनी दूरी पर है, ठीक है।